हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो प्रीवियस जो टॉपिक मेरा लास्ट जो टॉपिक था कॉर्नियल अल्सर, जिसमें मैं आधा टॉपिक को कर पाया था। इस वीडियो में मैं उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सिम्टम्स ऑफ कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर का क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एंड लास्टली ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर का ट्रीटमेंट हम लोग कौन कौन से मेडिसिन से कर सकते हैं या फिर ड्रग से कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंड लास्टली ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर का जब कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ, कॉर्नियल अल्सर। इस स्लाइड के साथ हम अपने प्रीवियस वीडियो को क्या करते हैं, टॉपिक को कंप्लीट करते हैं जो बच गया था। तो यहाँ पर देखते हैं बैक्टीरियल सिम्टम्स। अगर बैक्टीरियल अल्सर किसी को हो जाए, बैक्टीरियल केराटिटिस या बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर किसी को हो जाए तो पेशेंट्स क्या क्या कंप्लेन लेके हमारे क्लिनिक में पहुँचेगा, तो वही सिम्टम्स कहलाता है। तो अगर बैक्टीरियल रहेगा तो बेसिक देखिए, पहला पेन एंड इरिटेशंस। बैक्टीरियल वाला जो पेशेंट रहेगा बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर से इन्फेक्टेड पर्सन, उसका आँख में क्या होगा, बहुत पेन होगा और इरिटेशंस होगा। एंड ब्लरिंग विजन। दूसरा जो है आपको क्या होगा, धुंधला दिखाई देगा। पेशेंट बोलेगा कि हमें धुंधला दिखाई दे रहा है दूर में और नज़दीक में। तीसरा फोटोफोबिया भी हो सकता है। फोटोफोबिया मीन्स, फोटोफोबिया कहने का मतलब वो कोई लाइट वाली चीज़ें देखेगा तो उसे लाइट देखने का मन नहीं करेगा, रोशनी में जाने का मन नहीं करेगा। लाइट से उसको प्रॉब्लम होती है, थोड़ा थोड़ा फील होता है, तो उसे हम फोटोफोबिया कहते हैं। फिर क्या होगा, रेडनेस होगा। बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर वाले पेशेंट्स का आँख क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और माइल्ड वाटरिंग होगा, हल्का हल्का पानी भी चलता है। और म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज होता है, आँख से कीचड़ निकलता है। और बहुत सारा पेशेंट में देखा गया है कि आईलिड स्वेल कर जाता है, यानी आईलिड स्वेलिंग, जैसा कि आपको इमेज के थ्रू दिखाया गया है। सिम्टम्स को बैक्टीरियल सिम्टम्स होंगे तो ये सारे चीज़ प्रेजेंट रहेंगे पेशेंट में। देन हम अब बात करेंगे वायरल सिम्टम्स के बारे में। कॉर्नियल अल्सर का वायरल सिम्टम जब होगा तो पेशेंट्स क्या क्या कंप्लेन लेकर आएगा हमारे पास। तो सबसे पहला है डिसकम्फर्टेबल एंड ग्रीटी फीलिंग। डिसकम्फर्टेबल उसको लगेगा और आँख ऐसा फील होगा, बोलेगा कि आँख में उसका कुछ गड़ रहा है, गड़ने जैसा फीलिंग होगा। सेकेंड है ब्लरिंग ऑफ विजन। अल्सर के कारण उसको दूर में और नज़दीक में क्या धुंधला दिखाई देगा, उसे हम ब्लरिंग ऑफ विजन कहते हैं। फिर फोटोफोबिया, लाइट देखने में, लाइट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा अल्सर वाला पेशेंट। जैसे ही लाइट या अधिक रोशनी आँख के पास आएगी वो उससे दूरी बनाने का प्रयास करेगा। चौथा रेडनेस। वायरल वाले पेशेंट में आपको लाल आँख दिखाई देगा, ठीक। और एक और पॉइंट है इसमें, एक्सेसिव वाटरिंग। जो वायरल कॉर्नियल अल्सर रहेगा वैसे पेशेंट में सबसे ज़्यादा क्या होगा, एक्सेसिव वाटरिंग होगी, बहुत ज़्यादा पानी चलेगी एक्सेसिव अमाउंट में। तो हम पता कर लेंगे कि ये वायरल से इन्फेक्शंस है। एंड लास्ट पॉइंट देखिए कि माइल्ड पेन। वायरल वाला पेशेंट्स में वैसे तो ज़्यादा पेन नहीं होता है, लेकिन कुछ पेशेंट में क्या होता है, हल्का से हल्का दर्द होता है। देन हम अब बात करेंगे फंगल सिम्टम्स के बारे में। कॉर्नियल अल्सर, जब फंगल कॉर्नियल अल्सर होगा तो उसका क्या क्या सिम्टम्स होगा। तो सबसे पहला ब्लरिंग ऑफ विजन्स। अल्सर के कारण उसको दूर और नज़दीक में धुंधला दिखाई देगा। आईलिड स्वेलिंग। फंगल कॉर्नियल अल्सर वाले पेशेंट में क्या होता है, आईलिड जो होता है हल्का सूजा हुआ दिखेगा। पेन एंड इरिटेशंस, दर्द भी होगा और काफ़ी उसको इरिटेशन महसूस होगी। फिर एक और पॉइंट देखिए कि रेडनेस, आँख भी लाल हो जाता है फंगल वाले पेशेंट्स में। एंड फोटोफोबिया। फोटोफोबिया मीन्स लाइट टॉलरेट नहीं कर पाता है, जितना वो सोचेगा कि हम रोशनी से दूर रहें। देन अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कॉर्नियल अल्सर। अगर कॉर्नियल अल्सर को सही समय पर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो उसके कारण कुछ और भी डिजीज़ एंड डिजॉर्डर हो सकता है, कुछ और भी नुकसान हो सकता है। तो अब हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कॉर्नियल अल्सर कैन बी डिस्क्राइब अंडर 2 हेडिंग। मतलब कॉर्नियल अल्सर के कॉम्प्लिकेशंस को
दो भाग में बांटा गया है। पहला है बिफोर परफोरेशन, दूसरा है आपका आफ्टर परफोरेशंस। कॉम्प्लिकेशंस को यही दो हेडलाइन से डिस्क्राइब किया गया है, बिफोर परफोरेशंस एंड आफ्टर परफोरेशंस। बिफोर परफोरेशंस कहने का मतलब कॉर्निया परफोरेट होने से पहले का कॉम्प्लिकेशंस एंड कॉर्निया का परफोरेट होने के बाद का कॉम्प्लिकेशंस। अब परफोरेशन मतलब अगर कॉर्नियल अल्सर हुआ कॉर्निया में और कॉर्निया परफोरेट नहीं हुआ है, मतलब कॉर्निया में छेद नहीं हुआ इन्फ्लामेशन से पहले, तो वो हो गया बिफोर परफोरेशन। अगर कॉर्निया में छेद हो गया, परफोरेट हो गया कॉर्निया, तो वो हो गया आपका आफ्टर परफोरेशंस। देन हम कॉर्नियल अल्सर का परफोरेशंस पढ़ेंगे बिफोर परफोरेशंस, मतलब परफोरेट होने से पहले का कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है कॉर्नियल अल्सर के कारण। तो पहला है आपका एंटेरियोवियाइटिस हो सकता है, मतलब यूवियल ट्रैक में इन्फ्लामेशन हो सकता है, उसे हम एंटेरियोवियाइटिस कहते हैं। ठीक। हाइपोपियन, एंटेरियर चेम्बर में पस का इन्फ्लामेशन या पस का जम जाना हाइपोपियन कहलाएगा। सेकेंडरी ग्लूकोमा मीन्स एसोसिएटेड विथ अदर ओकुलर और सिस्टमैटिक डिजॉर्डर। किसी और ओकुलर बीमारी के कारण या सिस्टमैटिक डिजॉर्डर के कारण क्या होता है, सेकेंडरी ग्लूकोमा हो जाता है। तो आपको बिफोर परफोरेशंस में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ग्लूकोमा हो जाएगा। फिर है आपका डिस्मेटोसिले। डिस्मेटोसिले मतलब जो कॉर्निया का लेयर होता है डेसिमेंट, वो क्या होता है, उखड़ जाता है। एंड कॉर्नियल अस्कारिंग। कॉर्नियल अस्कारिंग जो होता है ज़्यादातर कॉर्निया हील करने के बाद होता है। जब जख्म ठीक हो जाएगा, कॉर्नियल अल्सर अगर ठीक हो गया कॉर्निया पर, तो वो 3 प्रकार का अस्कार छोड़ता है, दाग छोड़ता है कॉर्निया पर। पहला नेबुला, दूसरा मेकुला और तीसरा लेकोमा। ये 3 तरीके का अस्कार है जो कॉर्निया पर दिखेगी आफ्टर कॉर्नियल अल्सर हीलिंग। अब देखेंगे हम आफ्टर परफोरेशंस कॉम्प्लिकेशंस। आफ्टर परफोरेशंस कॉम्प्लिकेशंस में सबसे जो पहला है एंटेरियर सैनिकिया। इमेज के थ्रू मैं आप सारा कुछ समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन समझिए एंटेरियर सैनिकिया क्या होता है। आइरिस जो है जाकर कॉर्निया से चिपक जाएगा परफोरेशंस के कारण, या जो आइरिस है वो जाकर लेंस से चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, उसे हम सैनिकिया बोलते हैं, जैसा कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा देखिएगा आइरिस प्रोलैप्स हो सकता है। कॉर्नियल अल्सर और कॉर्निया परफोरेट हो जाने के बाद आइरिस प्रोलैप्स हो जाता है। वैसे तो आइरिस बिल्कुल इरेगुलर दिखता है, आइरिस बिल्कुल टूट जाता है। तीसरा पॉइंट देखिएगा एडहेरेंट ल्यूकोमा। कॉर्नियल परफोरेट होने का कारण क्या हो जाएगा, बिल्कुल एडहेरेंट ल्यूकोमा हो जाएगा, चारों तरफ ओपेसिटी नज़र आएगी आपको। एंड फोर्थ पॉइंट देखिए कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट हो सकता है, परफोरेशंस के कारण उस आँख में मोतियाबिंद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट सबलक्सेशंस ऑफ द लेंस। परफोरेशंस के कारण लेंस अपने जगह से हिल करके क्या हो जाएगा, सबलक्सेट हो जाएगा। पिपुलर एरिया में ना दिख करके कहीं भी जा सकता है, और लेंस अपनी जगह से हिल जाना को हम क्या बोलते हैं, सबलक्सेशन बोलते हैं। एंड एंटेरियर स्टेफाइलोमा हो सकता है, एंड इंडोप्थेल्माइटिस हो सकता है, एंड थेसिस बल्बी हो सकता है। ये तीनों इमेज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका एंटेरियर स्टेफाइलोमा का, ये इंडोप्थेल्माइटिस का, एंड थेसिस बल्बी का। अगर कॉर्नियल अल्सर परफोरेट हो गया तो ये सारा कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। देन फाइनली अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर को कैसे हम इलाज कर सकते हैं, तो इसके 2 मेथड, पहले लोकल थेरेपी एंड दूसरा सिस्टमैटिक थेरेपी। तो हम बात करते हैं लोकल थेरेपी। पहले हम जो हो क्या करेंगे, लोकल थेरेपी देंगे, जिसमें एंटीबायोटिक मोनोथेरेपी। अब एंटीबायोटिक मोनोथेरेपी क्या होता है, मतलब वैसा एंटीबायोटिक, सिंगल एंटीबायोटिक से क्या करेंगे हम बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर को ठीक करने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे ऊपर है आपका फ्लोरोक्विनोलोन्स आई ड्रॉप्स। ये एंटीबायोटिक का इसमें जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है वो आपका एंटीबायोटिक का एक क्लास है, जिसके अंदर आते हैं ये सारे ड्रॉप्स, जैसे मॉक्सीफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन्स, ओफ्लोक्सासिन्स, लीवोफ्लोक्सासिन्स एंड गैटिफ्लोक्सासिन्स। ये सारे फ्लोक्सासिन्स आते हैं इस क्लास के अंदर। तो लोकल थेरेपी जब देंगे हम बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर का, तो हम फ्लोरोक्विनोलोन्स आई ड्रॉप्स लिखेंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट देखिए, एंटीबायोटिक डुओथेरेपी। इससे पहले हम मोनोथेरेपी दे रहे थे, सिंगल कंसंट्रेटेड एंटीबायोटिक ड्रॉप। ये जो डुओथेरेपी है, इसमें 2 एंटीबायोटिक का
मिक्सचर रहता है जिसे हम डुओथेरेपी बोल रहे हैं। कंपोजिशन या कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 फोर्टिफाइड एंटीबायोटिक, इसमें 2 को एंटीबायोटिक मिक्स करके एक दवा बनाया जाता है। सच एज सिफेलोस्पोरिन एंड अमीनोग्लाइकोसाइड, जैसे सिफेलोस्पोरिन भी आपका बिलोंग एक क्लास है, अमीनोग्लाइकोसाइड भी एक क्लास है। दोनों को मिक्स करके एक दवा तैयार करेंगे, वैसा दवा हम लिखेंगे इसमें। इसके बाद हम एडिशनल ड्रग्स चला सकते हैं। एडिशनल ड्रग्स कहने का मतलब अगर आवश्यकता हो तो वैसे दवा हम दे सकते हैं, जैसे साइक्लोप्लेजिक ड्रॉप्स। साइक्लोप्लेजिक ड्रॉप्स में जो आते हैं वो देखिए एट्रोपिन, इमेज में भी दिख रहा है आपको, होमेट्रोपिन एंड साइक्लोपेंटोलेट। ये दवा एडिशनल्स के रूप में चलाया जाता है कि कॉर्नियल अल्सर अगर हो गया है सीवियर वाला तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, जैसे क्या बोलते हैं उसको, एंटेरियर साइनेकिया, पोस्टीरियर साइनेकिया ना हो जाए। उस चीज़ से क्या करता है ये साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स मदद करता है, प्रिवेंट करता है। और अगर किसी अल्सर में साइनेकिया फॉर्म हो गया है तो ये साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स उस साइनेकिया को ब्रेक करने का भी काम करता है, तोड़ने का भी काम करता है। साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स यूज़ करने से उसका पिपल क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। अब हम देखेंगे सिस्टेमिक एंटीबायोटिक थेरेपी। इससे पहले जो देखा वो लोकल थेरेपी थी, एक लोकल थेरेपी से दवा चलाएंगे और दूसरा सिस्टेमिक एंटीबायोटिक चलाएंगे। सिस्टेमिक मतलब टैबलेट्स के फॉर्म में हम दवा प्रिस्क्राइब करेंगे। इसमें सबसे ऊपर है आपका सिफ्रोफ्लोक्सासिन, सिफ्ट्रियाजोल, एमॉक्सिक्लिव एंड सिफेक्टिजाइम एंड टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। ये कुछ दवा है जिसका हम इस्तेमाल बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर में सिस्टमैटिक रूप से करते हैं, टैबलेट के फॉर्म में करते हैं। देन अब हम देखेंगे कि वायरल कॉर्नियल अल्सर को कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। तो इसमें भी सेम है, लोकल एंड सिस्टमैटिक। पहले जब लोकल देंगे तो एंटीवायरल ड्रग्स चलता है इसमें। तो लोकल एंटीवायरल ड्रग सबसे जो कॉमन है असाइक्लोविर 3% ऑइंटमेंट 5 टाइम्स पर डे एंड गैनसाइक्लोविर 0.15% जेल 5 टाइम्स डेली। इसमें मुख्य रूप से जो असाइक्लोविर ऑइंटमेंट दिख रहा है ये आपका आई ड्रॉप्स के फॉर्म में भी आता है। तो वायरल कॉर्नियल अल्सर से जो पेशेंट अफेक्टिव रहेंगे वैसे पेशेंट को हम ये ड्रॉप्स लिख सकते हैं, ऑइंटमेंट लिखते हैं और उसको बोलते हैं दिन भर में 5 टाइम लगाने के लिए, कम से कम 15 दिन तक। और दूसरा गैनसाइक्लोविर भी आपका जेल के फॉर्म में है, इसको भी दिन भर में 5 बार उसको लगाने को बोलेंगे। उसके अलावा हम कुछ एडिशन ड्रॉप देते हैं, जैसे साइक्लोप्लेजिक बहुत सारा कारणों से, जैसे एट्रोपिन, होमेट्रोपिन हो गया एंड एंटीबायोटिक मॉक्सीफ्लोक्सासिन, सिफ्रोफ्लोक्सासिन और ओफ्लोक्सासिन। इसके अलावा हम दे सकते हैं। अब सिस्टेमिक वायरल ड्रग जो चलाएंगे वो भी आपका असाइक्लोविर है। असाइक्लोविर जो है आपका वो 200 से 400 mg का टैबलेट आता है, जिसे हम दिन भर में 5 बार खाने को पेशेंट को बोलेंगे 5 से 10 दिन तक। और इसी का एक ब्रांड है जैसे फैमसाइक्लोविर। ये 2 ड्रग्स है जो अवेलेबल हैं अलग अलग डोज के अनुसार, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। ये जो असाइक्लोविर का जो टैबलेट है यानी वायरल टैबलेट जो है वो कितना mg का है, 400 mg का है। कई जगह मार्केट में 800 mg का भी डोज उपलब्ध है जो अलग डिजीज़ के लिए है। देन लास्टली फंगल कॉर्नियल अल्सर। और फंगल कॉर्नियल अल्सर का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, तो इसमें भी लोकल थेरेपी एंड सिस्टमैटिक थेरेपी। सबसे पहले इसमें लोकल थेरेपी में हम क्या करेंगे, तो पहला पॉइंट रिमूवल ऑफ द एपिथेलियम। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे बाहरी स्ट्रक्चर कॉर्निया का सबसे बाहरी स्ट्रक्चर जो एपिथेलियम पर इनफिल्ट्रेट हो गया, फर्दरी इनफिल्ट्रेट। जब हम फंगस का साइन बता रहे थे तो उसमें इमेज के थ्रू दिखाए थे और यहाँ पर भी इमेज के थ्रू देखिए। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, पहले हम रिमूव करेंगे इसको स्क्रिप करने के बाद हम क्या करेंगे, एंटी फंगल ड्रॉप्स अप्लाई करेंगे, जैसे एम्फोटेरिसिन बी, इकोनाजोल, वोरिकोनाजोल्स एंड नाटामाइसिन। ये ड्रॉप देंगे तब जा कर के उसका फंगल वाला अल्सर ठीक होने का चांस है। नहीं तो अगर बिना हम उसको एपिथेलियम रिमूव किए अगर दवा डालते तो उसका कोई इफ़ेक्ट आइज पर नहीं पड़ता। इसके अलावा इंट्राकोनाजोल का आई ऑइंटमेंट भी आता है, उसको भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट्स में एट बेड टाइम, रात में सोते समय। अब इसका सिस्टेमिक थेरेपी देखिए, तो एंटी फंगल का कुछ सिस्टेमिक टैबलेट्स आते हैं, जैसे टैबलेट इंट्राकोनाजोल आता है, वोरिकोनाजोल्स का भी टैबलेट आता है एंड फ्लूकोनाजोल का भी टैबलेट आता है। इंट्राकोनाजोल 200 mg का रहता है, वोरिकोनाजोल 400 mg का एंड फ्लूकोनाजोल 200 mg का।
अब इसमें जो सबसे ऊपर है इंट्राकोनाजोल, उसको हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करेंगे डेली खाने को। रोज़ाना 100 mg इसमें से डोज घटा देंगे हम। बेसिकली ये 2 दिन का डोज होता है। पहले दिन अगर किसी को प्रिस्क्राइब करेंगे तो 200 mg का उसको खाने को बोलेंगे दिन में एक बार, और अगले दिन जब उसको खाने को बोलेंगे तो 100 mg खाने को बोलेंगे दिन भर में एक बार। देन अगर हम वोरिकोनाजोल टैबलेट लिखते हैं 400 mg का, तो पेशेंट्स को इसको सुबह शाम खाने को बोलेंगे हम एक दिन में। और अगर 200 mg का हम वोरिकोनाजोल का टैबलेट लिखेंगे तो इसको भी सुबह शाम खाने को बोलेंगे डेली कुछ दिन तक। एंड लास्टली फ्लूकोनाजोल का टैबलेट 200 mg फॉर्म में आता है, इसको भी सुबह शाम खाने को बोलेंगे कुछ दिन तक। देन लास्टली ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस का इलाज कैसे करेंगे। तो कॉम्प्लिकेशन में बताया ना कि बिफोर परफोरेशन एंड आफ्टर परफोरेशंस हो जाता है कॉम्प्लिकेशंस के कारण। तो उस परफोरेशंस का मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे इसका इलाज करें, उसके बारे में बता रहा हूँ। पहला, टिश्यू एडहेसिव ग्लू विथ बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस। हमारे पास ऐसे कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं जो क्या होता है, ग्लू के माध्यम से टिश्यू का कॉर्निया का फ्रंट सरफेस पे उसको चिपका देंगे, जिससे उसका परफोरेशन रुक जाएगा। दूसरा है कि कॉर्नियल पैच ग्राफ्ट। कॉर्नियल को क्या कर देंगे, पैच कर देंगे। ग्राफ्टिंग करने के बाद उसको पैच कर देंगे। ओक्लूसिव सरफेस रिपेयर टेक्निक। इसमें क्या करेंगे, जो सरफेस आपका जहाँ से लीक है या जहाँ से परफोरेट है उस चीज़ को ठीक करने का प्रयास करेंगे। इसमें भी हम सेम चीज़ पैड एंड बैंडेज अप्लाई कर देंगे। और देन लास्टली फ्लूकोनाजोल का टैबलेट चला देंगे सुबह शाम कुछ दिन तक। यही हुआ।